बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है जीव और समष्टियाँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इससे भी आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है जो आपका 1 नंबर का होता है, और इससे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा बनकर आते हैं। तो इसमें से आपको या तो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपके 2-2 नंबर के होंगे, या फिर आपको सीधे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल सकता है जो कि आपका 4 या 5 नंबर का हो सकता है। तो इसमें से आपको 4 से 5 नंबर का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए इसी चैप्टर से मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे जीव और इसका पर्यावरण, और समष्टियाँ यानी कि पॉपुलेशन। हमारी जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव वैज्ञानिक संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी पराक्रमों में इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव वैज्ञानिक संगठन स्तर है बहुत अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि, जीव, समष्टियां, समुदाय तथा पारितंत्र और जीवम। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में 2 प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब हम भाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं और प्रश्न उठता है पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। कैसे प्रकार के प्रश्नों के पराक्रम के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा को, जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों के पराक्रम को महत्व तलाशा जाता है। तो यहाँ पर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप ये कुल मिला के देखने वाले हैं कि किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस प्रकार के जीव हमारी धरती में पाए जाते हैं, किस किस्म की चीज़ें वो करते हैं, और वो पूरी समष्टियाँ यानी कि पॉपुलेशन में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं। डेली बेसिस पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, जैसे कि सुबह सुबह आप उठते हैं, बुलबुल गाती है, क्यों गाती है, कैसे गाती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करती है। ये सारे कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो डेली बेसिस पे अगर आप ध्यान देंगे अपने आसपास तो आपको ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके अलग अलग जो प्रकृति को आप वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से देखेगी तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रश्न के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किसी फूल में मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? तो ये कुछ आपके ऐसे गिने चुने सवाल हैं कि अपने डेली बेसिस पे जब आप उठेंगे, आसपास देखेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें देखने पे ये प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा के तौर पे उठ सकता है कि जो चीज़ें जिस प्रकार की दिख रही हैं वो ऐसी क्यों होती हैं। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद क्यों होते हैं? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? उन कांटों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? उगते कैसे हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित हैं: जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवोम। तो यहाँ पे जो भी आपके जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको मूल रूप से जो चीज़ें हैं आप पढ़ेंगे वो हैं जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवोम। तो इस अध्याय में आप इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं जीव और इसका पर्यावरण। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप के कायिकीय पारिस्थितिकी है जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्ण, इसकी अक्ष का झुकाव, तापमान की स्तोत्रा और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, इसके फलस्वरूप भिन्न ऋतुएं बनती हैं। तो अलग अलग जो आपकी पृथ्वी पे जो अलग अलग घटनाएं हो रही होती हैं, पीछे की कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये सारी सूर्य जो होता है उसके चारों ओर जो अलग अलग प्लैनेट्स, जिसमें से कि एक अर्थ भी है, वो जब चक्कर लगाता है उसका झुकाव किस तरीके से होता है, पृथ्वी का तापमान में जो अंतर आते हैं उसी की वजह से आपकी दिन रात भी होती है अलग अलग गतिविधियों की वजह से, और ऋतुएं जो मौसम होते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों की वजह से बदलते हैं। ये आपका वार्षिक तापमान और वर्षण के संदर्भ में जीवोम का वितरण है। किस प्रकार से आपका जो तापमान है पूरे साल भर में कहाँ कहाँ पे बढ़ता है, क्या रीज़न उसके हो सकते हैं। घास स्थल, जो अलग अलग स्थल आपके लैंड पे भी देखे जाते हैं, उन पे किस तरीके से आपका जो तापमान है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपके अलग अलग
रीजन्स का पृथ्वी पे निर्माण होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा और टुंड्रा रीजन। ये पृथ्वी में पाए जाने वाले अलग अलग रीजन्स हैं। प्रत्येक जीवोम पे के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवोम चित्र 13.2 में दिखाए गए हैं। पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है, जैसे कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा के भाग वाले मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयां। तो ये जितनी भी आपको विविधता यहाँ पर दिखाई गई है, जो आगे के एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया गया है, ये आपके अलग अलग पृथ्वी पे ही जो अलग अलग बाहर की तरफ ग्रह होते हैं, सूरज का जो पूरा घुमाव होता है, पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है, इन सारी अलग अलग गतिविधियों की वजह से ही आपको पृथ्वी के स्थलों पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे राजस्थान में आपको बहुत सारे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, मेघालय वाले रीजन में आपकी निरंतर वर्षा यानी कि अनलिमिटेड कंटिन्यूस बारिश होती रहती है। फिर आपकी कुछ रीजन्स आते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही पड़ी रहती है। तो ये सारी गतिविधियाँ आपकी पृथ्वी पे इसी कारण होती रहती है। ये आपका डेजर्ट वाला एरिया है, या आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है, जहाँ पे लगातार आपकी बारिश होती ही रहती है दोनों पृथ्वी के ही भाग, लेकिन अलग अलग एरियाज पे हैं, गतिविधियाँ अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो मौसम होता है वो भी अलग हो जाता है। सरिताएं ध्रुवीय क्षेत्रों को स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, उबलते गर्म झरने और दुर्ग युक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम हैं। तो ये सारे आपके पृथ्वी पे ही अलग अलग मौसम वाले, अलग ऋतु वाले रीजन्स हैं, जो अलग अलग टाइप के मौसम को अंजाम देते हैं, कि अलग अलग गतिविधियां यहाँ पे होती हैं। विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता है, और उसका मुख्य तत्व क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है। हमें यह याद रखना जरूरी है कि भौतिक रासायनिक घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते हैं। तो अलग अलग ये जितनी भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वो किन किन चीजों की वजह से है? तत्व, तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको अलग अलग आवास, अलग अलग विशेषताएं पता चलती है। आवास में जीवीय घटक भी शामिल हैं, जैसे कि रोगजनक, परजीवी, परमक्षी और जीव के वे स्पर्धी जिनके साथ वह लगातार पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय में प्राकृतिक चरण द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता और जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों को विकास किया। यानी कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि जो अलग अलग रीजन्स जहाँ पे आपको अलग अलग मौसम देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ के रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, उन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया है। अनुकूलित का मतलब होता है अडेप्ट, उन्होंने अपने आप को करा है अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग, ताकि वो वहाँ पर सस्टेन कर पाए। प्रमुख अजैव कारक। तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आपका ऋतु, मौसम के अकॉर्डिंग तापमान भी चेंज होता रहता है। जो भूमध्य रेखा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा होती है इक्वेटर, जो अर्थ को दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, उससे आप मैदानों की तरफ जाएंगे और पर्वत शिखरों की तरफ जाएंगे, तो दोनों जगह पे आपका जो मौसम होगा वो डिफर करता रहेगा। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो तापमान होता है वो धीरे धीरे घटता रहता है, यानी कि ठंडे रीजन्स आते रहते हैं। उसके अलावा जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उच्च तुंगता जो रीजन है आपका, एल्टीट्यूड जिसे कहा जाता है, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं, इनमें तापमान अवशून्य, सब जीरो से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गंभीर सागर यानी गहरे सागर के उष्णजीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटी से अधिक हो जाता है। यह सामान्य ज्ञान कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं और न ही हो सकते हैं। हिम चीते केरल में जंगलों में नहीं मिलते हैं, और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण आकांक्षाओं में आगे कभी कभार ही
पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पे जो रहने वाले जीव भी हैं वो भी आपके अलग ही देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपके हायर एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है सब जीरो टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडी हो जाती है। लेकिन कभी कभी वहाँ पे 50 डिग्री से जो अधिक टेम्परेचर होता है वो काफ़ी सारे मरुस्थलों पर भी देखा जाता है। नीचे आपके बहुत सारे अलग अलग जानवरों या फिर अलग अलग जीवों के बारे में बताया गया है जो आपको उसी रीजन में मिलेंगे, उसके अलावा दूसरी जगह पर नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आम के पेड़ के बारे में बात करी गई है, वो आपको आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसी जगहों पर नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जिस वेदर कंडीशन में आम के पेड़ उगते हैं वो वेदर कंडीशन आपको कनाडा में और जर्मनी में नहीं मिलेगी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जितना मॉडरेट क्लाइमेट आम के पेड़ को चाहिए वो उनको वहाँ पर नहीं मिलेगा। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि यह प्रकर्णवी की बलगति को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारी उपापचय जीव के अन्य कार्यकीय प्रक्रिया तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते थे, पृथुता जापी कहलाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों को कम परास में ही रहते हैं। ऐसे जीव तनुतापी कहलाते हैं। जितने भी आपके ज़्यादातर जितने भी आपके तापमानों में जो कम परास वाले जीव रहते हैं उनको बोला जाता है तनुतापी। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफ़ी हद तक उनकी तापीय महाशक्ति पर निर्भर करते हैं। तो जितनी भी आपकी जातियां हैं जो आपकी पूरे के पूरे ग्लोब में रहती हैं, जो उनका भौगोलिक वितरण होता है वो बहुत हद तक किसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो तापीय सहन शक्ति है वो उस जीव की कितनी है। हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ी है। अध्याय 10। अगर यह बढ़ोतरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित होगा। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान जो है भूमंडल का यानी कि अर्थ का बहुत बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का। और अगर यही कंटिन्यू रहा इसी स्तर पे तो पूरी इतनी उम्मीद है कि जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो उस जगह पर नहीं रह पाएंगे और शायद एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। जल। तापमान के बाद जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहां रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों का जल संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन यह सच नहीं है। जलीय जीवों को भी अलग अलग रासायनिक संगठन की वजह से बहुत सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पानी जो है, अब ये माना जाता है कि पानी में ही जो जीवन था वो शुरू हुआ था। पहला जीवन पानी से ही शुरू हुआ था, उसके बाद धरती पे अलग अलग तरीके के जीव जंतु और इंसानों का जन्म होना अलग अलग टाइम पीरियड पे शुरू हो गया। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने आप में ही बन जाता है। इसके अलावा जो जल में भी अलग अलग प्रकार के आपके प्राणी रहते हैं उनको भी अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी रासायनिक संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लवण की सादरता स्थलीय जल में 5% से कम है, समुद्र में 30 से 35% और कुछ अतिलवणीय लवणों में 100% से अधिक होती है। तो यहाँ पर जितने भी आपके अलग अलग जीव जंतु जो रहते हैं वो भी जिस पानी में रहते हैं उस पानी के अकॉर्डिंग उनको खुद को अडाप्ट करना पड़ता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनको फ्रेश वाटर लेक चाहिए होती है यानी कि साफ पानी चाहिए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लवणीय यानी कि सॉल्टेड एरिया चाहिए होता है। तो जितने भी जंतु जो पानी में भी रहते हैं उनको भी अलग अलग तरीके से अनुकूलित होना पड़ता है यानी कि अडेप्टेशंस करते रहना पड़ता है। प्रकाश। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर ही संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषीय ऑटोट्रॉफिक के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। अब आपके ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना खुद कैसे बनाते हैं? ऊर्जा से। अलग अलग जो आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जब ऊर्जा आती है, जिसमें लाइट एनर्जी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है,
उसी से आपकी खाना बनाने का ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी ये शुरू हो जाती है। तो प्रकाश भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी रीजन में जीव जंतुओं के उत्पत्ति के लिए, क्योंकि उन पर सतत लंबे वितान में पेड़ों की छाया रहती है। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप से महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारों ओर से खोज, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान के निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य ही है। लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है और वहां रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जितने भी एरिया में जितने भी जीव जंतु रहते हैं सबके लिए प्रकाश जरूरी होता है। और प्रकाश जो होता है आपको एक ही स्रोत से मिलता है और वो स्रोत है सूर्य। लेकिन जो महासागर होते हैं, क्योंकि उनकी जो गहराई होती है 500 मीटर से भी अधिक जहां पर होना, यानी कि 500 मीटर से अधिक जहां से आपका महासागर शुरू हो जाता है, वहां पर जो प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो वहां पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको इस स्रोत का, सूर्य से आने वाली रोशनी और इस ऊर्जा का स्रोत नहीं पता होता है। लेकिन जो दूसरी ऊर्जा होती है सौर विकिरण से, जो आपकी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा आती है, सौर नियंत्रण की वजह से जो आपकी स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता होती है वो भी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो आपकी ये तो महत्वपूर्ण आपके लिए है ही, सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके जो सौर विकिरण से आपको स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलता है, उसमें जो आपके पराबैंगनी घटक जो होता है, पराबैंगनी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उसके भी जो अलग अलग रेज आप तक पहुंचती है, जीवों तक पहुंचती है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। और महासागर के अलग अलग रीजन्स में, गहराइयों पे वो मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है मृदा। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह जलवायु अपक्षय पराक्रम है तथा इसका विकास कैसे हुआ इस बात से इन सब बातों पर निर्भर करता है। मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संगठन, कण साइज और पुंजन मृदा के अंतः सरवरण तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। बाकी सारी विशेषताओं के अलावा आपके लिए पीएच, खनिज संगठन, स्थलाकृति, जो आपका टोपोग्राफी होता है, कहाँ कहाँ पे कौन से रीजन्स लाई करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस क्षेत्र में आप रहते हैं, वो सब चीज़ें, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण अवसादी विशेषताओं प्राय वहाँ पनपने वाले निस्थल प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करती है। तो कौन से रीजन पे कौन सा प्राणी रहता है वो वहाँ के अलग अलग फैक्टर्स जो अभी हमने पढ़े थे उन पे डिपेंड करता है। अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीवीय परिस्थितियों कभी ना कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकती हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों में रहने के लिए युक्ति ढूंढते रहते हैं। लेकिन इन प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास करने से पहले हमें यह पूछ लेना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों की अपेक्षाकृत स्थिर स्थायी आंतरिक शरीर के भीतर ही पर्यावरण विकसित कर लिया गया होगा। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यकारिक प्रक्रियाओं की अधिकतम दक्षता से होने और इन सारे प्रकार के जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है।
तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जीव रहते हैं, लेकिन मौसम के चेंजेस होने की वजह से बहुत सारी परिस्थितियों में डिफरेंस भी आ सकते हैं। अभी क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं और जीवों को परेशान क्यों करते हैं, इसका उत्तर देना बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ आपके शरीर के अंदर भी होती रहती हैं, बाहर भी होती रहती हैं, तो दोनों को मैच करना किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। तो रीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके बॉडी का जो तापमान है वो भी बढ़ता घटता रहता है, जिन जगहों पर आप जाते हैं, जिन रीजन्स पे आप पहुंच जाते हैं, वहां पर भी अलग अलग पराक्रम की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्तनों परिवर्ती बाहर की तरफ पर्यावरणीय परिस्थितियों उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहिए। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है, और जब बाहर झुलसाने वाली गर्मी होने या जमा देने वाली ठंड होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। यह घर में, कार में यात्रा करते हुए और अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में वातानुकूल और सर्दियों में तापक यानी कि हीटर, इन सब को ऐसा किया, ये सब क्यों रखा जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है ताकि तापमान में स्थिरता रहे, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, बाहर ही बहुत गर्मी होती है। तो स्थिरता बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनर्स का, कूलर्स का, फैंस का यूज़ करा जाता है ताकि ज़्यादा बॉडी में गर्मी ना हो जाए, पर्यावरण के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड रहे। बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, हीटर्स का इस्तेमाल होने लग जाता है ताकि बाहर के वातावरण के साथ अंदर का जो वातावरण है वो स्थिर रहे, ज़्यादा उसका संतुलन बिगड़े नहीं। देखते हैं सबसे पहले नियमन करना। कुछ जीव समस्थापन कार्य किए कभी कभी व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन बनाए रखने में समक्ष हैं। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं, चाहे वे अंटार्कटिका में रहें या सहारा के रेगिस्तान में। तो जितना भी नियमन करने का मतलब होता है अपने आप को बैलेंस आउट करना वातावरण के साथ। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो स्तनधारी होते हैं वो ये नियमन करने में बहुत सफलतापूर्वक आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका के बहुत ठंडे रीजन्स में रहे या फिर सहारा के रेगिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वो संतुलन अपना कर लेते हैं। अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह वैसी ही है जैसे कि मानव अपनाते हैं। हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक हो जाता है तब हमें बेहद पसीना आ जाता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीने का वाष्प बनकर उड़ने से हम होने वाले शीतलना वैसा ही है जैसे कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु जब पर्यावरण तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाता है, हम कांपने लगते हैं और इस प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा हो जाती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान के स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई भी तकनीक, ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अलग अलग रीजन्स होते हैं। जैसे आपको गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आपके तापमान से ज़्यादा अधिक गर्मी बाहर की तरफ हो जाती है तो आपको पसीना आने लग जाता है, वाष्प बन जाता है। बिल्कुल इसका विपरीत ठंडियों के टाइम पे हो जाता है, बहुत ठंड हो जाती है, आपके तापमान से नीचे का वेदर हो जाता है बाहर की तरफ, तो आप कांपने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो आपकी क्रियाविधि है ये आपके पौधों में, जो आंतरिक तापमान की क्रियाविधि है ये आपके पौधों में नहीं देखी जाती है। अब देखते हैं संरूपण रखना। प्राणियों में बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं। उनके शरीर का तापमान परावेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्राणी होते हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या 99% लगभग है, जिसमें आपके सभी पौधे भी आते हैं, वो आंतरिक पर्यावरण नहीं बना के रख सकते हैं। उनका जो शरीर होता है उनका तापमान परिवेश तापमान के अनुसार
अपने आप ही बदलता रहता है। फिर आते हैं आपके जलीय प्राणी। जलीय प्राणियों में क्या होता है, शरीर के तरल परासरी साधनता परिवेश जल की जो आपकी परासरी सांद्रता के अनुसार वो बदलती रहती है। ये सारे आपके जो जलीय प्राणी होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ये प्राणी और पादप संरूपी कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि ये संरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बनते। हमने ऊपर जिस मानव सादृश्य का उदाहरण दिया है उसे स्मरण कीजिए, यानी कि उसको याद कीजिए जो हमने अभी तक पढ़ा है। कितने लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पास भी वातानुकूलन हो, और कितने हैं जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं। बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकल जाने देते हैं और उपानुकूलात्मक निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। यह बात मंजीरू और गुजिन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ताप हानि या ताप लाभ पुष्टीय क्षेत्रफल का प्रकाय है। चूंकि छोटे प्राणियों का पुष्टीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्राणी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मानव सादृश्य है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो तापमान का संतुलन बना के रख सकते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो आपके सब एटॉमिक अलग अलग निष्पादन की वजह से बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पौधे आपके ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपना अनुकूलन बाहर के वातावरण के हिसाब से लगभग कर लेते हैं, जिसमें आपके अलग अलग जो आपके पुष्टीय क्षेत्रफल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाय होते हैं। क्योंकि छोटे प्राणी जो होते हैं उनका पुष्टीय क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा उनकी अपेक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय मेटाबॉलिज्म द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने के लिए लागत और लाभ का विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियम करने की क्षमता विकसित कर ली है और लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरण परिस्थितियों में ही। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आपके जीव पाए जाते हैं। ज़्यादातर उनको अपने आप को अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही प्रदान करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में हैं अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए ही तो जीव के पास दो अन्य विकल्प भी रहते हैं। अगला है प्रवास करना। जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आते हैं। तो जब प्रवास करने का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे आपके एनिमल्स देखे जाते हैं, जीव देखे जाते हैं जब अपने आसपास का वातावरण का मौसम वो नहीं अपने हिसाब से उनके हिसाब से अडाप्ट कर पाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और जैसे ही उनके ओरिजिनल जहाँ पे वो रहते हैं उसका वातावरण ठीक हो जाता है तो वहीं पर लौट आते हैं। मानव सदृश्य में यह नीति ऐसी है जैसे गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ह्यूमंस में भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो ऐसे रीजन्स पे जाते हैं पहाड़ों की तरफ जहाँ पे ठंड होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पक्षी वगैरह होते हैं शीत ऋतु यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ऐसे रीजन्स में चले जाते हैं, ऐसी लंबी अवधि के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर कम ठंड होती है। अगला है निलंबित करना। जीवाणु कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु मिलते हैं। उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और कुछ दूसरी वनस्पति जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के लिए अतिरिक्त दबाव वाले समय में पार पाने के साधन के रूप में कम आते हैं। तो आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं और कुछ आपके प्लांट्स भी होते हैं जिसमें बहुत मोटी भित्ति वाले बीजाणु पाए जाते हैं
और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूलित हो जाती हैं, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसमें से छोटे छोटे से काइंड ऑफ आपके स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं। अपनी उप आपचाई सक्रियता को कम करने और प्रस्फुटी अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं, और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। तो ऐसे रीजन में, जैसे भालू का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, शीत ऋतु विंटर्स में क्या करता है, ये हाइबरनेशन करना शुरू कर देता है। हाइबरनेशन क्या होता है, डीप स्लीप। पूरी सर्दी वो उठता ही नहीं है, भालू सोता रहता है, और ठीक जैसे विंटर सीजन खत्म हो जाता है वैसे ही उठ जाता है। कुछ घोंगे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल सूक्ष्म जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको एस्टिवेशन भी कहा जाता है, उसमें चले जाते हैं। तो सर्दियों में जो जानवर जाते हैं डीप स्लीप में, उसको हाइबरनेशन कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गर्मियों के टाइम पे जब ऐसे जानवर डीप स्लीप में चले जाते हैं या अपनी एक्टिविटीज को कम से कम कर देते हैं, उसको इंग्लिश में एस्टिवेशन और हिंदी में उसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। जो हाइबरनेशन होता है विंटर फिनोमेना है, और एस्टिवेशन समर्स यानी कि गर्मियों का फिनोमेना है। अनुकूलन, अपने पर्यावरण के चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों को उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते हुए देखा है। कुछ जीव विश्व कार्य की जितनी भी अलग अलग साम्राज्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, जबकि दूसरे जीव व्यवहारिक अनुक्रिया द्वारा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों से अडेप्टेशंस करते हैं, ताकि उनकी स्पीशीज अर्थ पे कंटिन्यूड रहें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। इसलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, यह जीव का कोई एक ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय के विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकतः स्थिर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। अनुकूलन की सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे क्या बताई गई है, अनुकूलन की सिंपल परिभाषा है कि आकारिकी संरचनात्मक किसी भी तरीके से जब जीव अपने आप को अडेप्ट कर लेता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग, ताकि खुद को भी जीवित रख सके और रिप्रोडक्शन करके अपने आगे की जातियों को भी कंटिन्यूड रखे। इस अर्थ पे अनुकूलन बस इसी चीज के लिए जरूरी होता है। अगर अडेप्ट नहीं करा तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे डायनासोर्स हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रजाति हैं जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाए तो खत्म हो गए। अनेक मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट में जो पाए जाते हैं, कि पत्तियों की सतह पर मोटी उप त्वचा होती है और उससे उनके रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके डेजर्ट्स में जो आपके पौधे पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं मोटी होती हैं। मोटी पत्तियां क्यों होती हैं, रीजन ये होता है क्योंकि इतनी गर्मी होगी, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे पौधे अपने अंदर से पानी को बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस में रिजल्ट करता है। तो मोटी सतह इसलिए होती है ताकि कम से कम पानी पौधों से बाहर निकले और पौधे वहाँ पर फल फूल सके। तो ये कहाँ पे देखा जाता है, ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ये आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस की भी अगर आप सतह देखेंगे बहुत ही मोटी सतह होती है। क्यों, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम से कम कर सके, पानी कम से कम लॉस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट्स में सस्टेन कर पाए, रह पाए। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम रहे। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिससे कि ऊष्मरोधी का काम करती है और शरीर की ऊष्मा हानि को कम कर देती है। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट कहाँ हो जाता है, जहाँ पे ठंडे रीजन्स होते हैं। ठंडे रीजन्स में जो स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं, उनके पैर अगर आप देखेंगे, उनके पैर और कान दोनों ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये दोनों वही रीजन्स हैं जहाँ से आपकी जो गर्मी है वो बाहर निकलती है और ये
ठंडे रीजन्स पे छोटे इसीलिए होते हैं ताकि कम से कम गर्मी बाहर की तरफ निकले। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो जलीय स्तनधारी है, जिसमें आपके मोटे मोटे सील आते हैं, जो सील होती हैं जो आपकी कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती हैं, उन सील के बिल्कुल बॉडी के नीचे जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है। क्यों? ताकि गर्मी कम से कम बाहर निकले। कुछ जीवों के अनुकूलन कार्य किए होते हैं, जिसकी वजह से वे दबाव पूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। तो कुछ आपके ऐसे भी जीव होते हैं जो इस प्रकार की अनुकूलन कार्य क्रिया करते हैं, जिससे कि जो दबाव पूर्ण परिस्थितियां होती हैं उसमें वो शीघ्र यानी कि जल्दी से अनुक्रिया कर पाएं। अब इसमें अलग अलग आपके मौके भी मिलते हैं, जैसे कि आपका तो आपने तुंगता बीमारी का अवश्य अनुभव किया होगा। इस बीमारी के लक्षण हैं मिचली थकान और हृदय स्पंदन में वृद्धि। इसका कारण यह होता है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन धीरे धीरे आप क्या कर लेते हो, आप वहाँ पर अकोमोडेट यानी आप अडेप्ट करना वहाँ पे शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर में वहाँ पर आपको उसका अभाव होना शुरू हो जाता है, आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ पर जो आपकी बीमारी बताई गई है तुंगता बीमारी, आपके ये हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों वाले रीजन्स में, तो आप देखेंगे कान में आपको थोड़ा प्रेशर फील होने लग जाएगा, बॉडी में प्रेशर फील होने लग जाएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, हार्ट बीट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। रीज़न क्या होता है कि प्लेन्स से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो वायुमंडल यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाता है, बट थोड़ी देर के बाद जब आप वहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाते हो तो आपको ठीक महसूस होना या बेहतर फील होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? आपके शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन को बंधनकारी क्षमता घटाकर और श्वसन दर बढ़ा लेता है। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। पता लगाइए कि क्या मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में उन जनजातियों में सामान्यतः लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से होता है ये? जैसे ही आपका ऊपर की तरफ जाते हैं दबाव आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। कान में भी आप अगली बार कभी पहाड़ों पर जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप हाइट के ऊपर जब पैदल जाना शुरू करते हैं या आप बैठ कर भी बस में जा रहे हो तो आपका कान में अचानक से ही प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, ऐसा लगता है कान फटने वाला है। तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये चीज़ें देखी जाती हैं। बट थोड़ी देर के बाद जो बॉडी होती है वो अपने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें अपना जो मेन काम उसका होता है वो धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर देती है, जिससे कम ऑक्सीजन में भी आप वहाँ पर सस्टेन करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन प्लेन्स में पाई जाती है और वही पॉपुलेशन अगर दूसरी तरफ आपके प्लेन्स के माउंटेन्स में होगी तो उसमें जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होंगे उनके क्वांटिटी में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अधिकांश प्राणियों में उपापचयी अभिक्रियाएं और इसलिए भी कार्यकीय प्रक्रियाएं संकीर्ण तापमान परास से इष्टतम होते हैं, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो तप्त झरने और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में जहां तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है वे खूब फलते फूलते हैं। यह कैसे संभव है? अनेक मछलियां दक्षिण ध्रुवीय जल में खूब पनपती हैं जहां का तापमान हमेशा 0 से कम रहता है। वे अपने शरीर के तरल को जमने से कैसे बचा लेती हैं? तो बहुत रीजन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं। 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ दिल्ली या किसी भी रीजन में अगर 40-50 डिग्री भी हो जाता है तो गर्मी से सबकी हालत खराब हो जाती है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर में तो किसी बॉडी बिल्कुल जल के राख हो सकती है। बट ऐसे रीजन्स में भी बहुत सारे जो जीव होते हैं जिनमें आपके जानवर देखे जाते हैं वो भी पाए जाते हैं, आराम से फलते फूलते हैं, पौधे भी यहाँ पर देखे जाते हैं। कुछ आपके ऐसे नदियों वाले रीजन्स होते हैं जहाँ पर हमेशा 0 से नीचे ही टेम्परेचर रहता है, यानी कि बर्फीला टेम्परेचर रहता है। तो वो बर्फीले टेम्परेचर में भी बड़े आसानी से रह लेती हैं, अपने ऊष्मा जो उनकी एनर्जी होती है उसको बाहर की तरफ वो रिलीज नहीं होने देती, क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही बन जाता है। अनेकों समुद्री अकेश रुकी और मछलियों महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं, जहां का दबाव उस सामान्य वायुमंडलीय दबाव से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। तो
पानी के बिल्कुल नीचे गहराई में जहाँ पे अलग अलग मछलियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा आपका दबाव होता है, जितना दबाव आपको यहाँ पर अर्थ पे फील हो रहा है लैंड पे, उसका 100 गुना जो दबाव होता है वो बिल्कुल समुद्र के नीचे की हिस्से में आपको देखने को मिलता है, 100 गुना अधिक हो जाता है। फिर भी वहाँ पे वो कैसे रह लेती हैं? इनमें कोई विशेष एंजाइम होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। ऐसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले जीव जैव रासायनिक अनुकूलन को मोहक कर्म विनिश्चित दर्शाते हैं। कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रिया दर्शाते हैं। स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कार्यकीय योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी है, लेकिन वे व्यवहारिक संसाधनों या साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफ़ी स्थिर बनाए रखती है। तो जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं, डेजर्ट वाली जगह है, बहुत ठंड वाली जगह है, बहुत बारिश वाली जगह है, बर्फीली जगह है, अलग अलग रीजन्स में आपके जो जानवर या पेड़ पौधे जो रहते हैं उनमें जो अडेप्टेशन की क्वालिटी होगी वो दूसरे रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को नहीं मिल सकती, कम मिल सकती है। लेकिन जहां पर वो रहते हैं वो वहां के संसाधनों के अकॉर्डिंग अपना अडेप्टेशन कर लेते हैं। तो जितने भी प्राणी, जितने भी जानवर, पौधे, इंसान जिस जिस रीजन में रहते हैं वहीं के रीजन्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ जीव अपने पर्यावरण के होने वाले जितने भी अलग अलग परिवर्तन होते हैं उसका सामना आराम से कर लेते हैं। समष्टियां, इस समष्टियों में पहला हम पढ़ेंगे समष्टि गुण। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं। तो आपके बहुत सारे अलग रीजन्स में आपको जो अलग अलग प्रजाति देखने को मिलेगी। ज़्यादातर वो कैसे रहते हैं? ज़्यादातर वो समूह में रहते हैं। जितनी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो एक साथ समूह में रहते हैं, अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण करते हैं और इस प्रकार से समष्टि की रचना करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं आपका, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पे उतने ही होंगे, प्रजाति बहुत ज़्यादा होगी, तो उस एक रिसोर्स को पाने के लिए जितनी भी प्रजाति होती है वो पूरा का पूरा स्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती है और पॉपुलेशन की रचना इस तरीके से होती रहती है। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले विशिष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर में समष्टि मान लिया जाता है। आदर भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। पहले अध्यायों में आपने यह सीखा कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तन पर्यावरण का सामना कर सकती है। प्रतिकृति वर्णन द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर भी होता है। इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि यह पारिस्थिति को समष्टि आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स और उसका विकास से जोड़ के रखती है। तो ये पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा और ये किस तरीके से पारिस्थितिक और जो आपके जेनेटिक्स होते हैं उसको डेवलपमेंट यानी कि विकास के साथ जोड़ के रखती है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। जन्म दरें और मृत्यु दरें यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट। समष्टि में इन दरों की क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधी में संख्या में परिवर्तन, वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया। उदाहरण के लिए अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे और जनन द्वारा 8 नए पौधे और हैं तो जहां हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 28 हो जाती है। तो हम जन्म दर को 8/20 जो कि आपका 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से परिकलन
करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बर्थ रेट होता है, यहाँ पे आपका कमल का एग्जाम्पल लिया गया है कि 20 वहाँ पहले से थे, फिर जनन हुआ, 8 और हो गए, वहाँ पे जो कमल की पॉपुलेशन थी 28 हो गई, पहले 20 था, बाद में 8 हुआ, 8 जमा 20 कर दिया, तो 0.4% वहाँ पे जो कमल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई। तो कमल का पॉपुलेशन रेट या बर्थ रेट वहाँ पे 0.4% है। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में, मान लीजिए 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 जो कि आपका 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आपके मक्खी का लिया गया है, यहाँ पे आपका डेथ रेट है किस प्रकार से, अब 40 थी, 4 की डेथ हो गई, 4/40 कर दिया, 0.1% आपका परसेंटेज आ जाता है। जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है, तो लिंग अनुपात भी होता है, यानी कि जेंडर कितना है उस पर्टिकुलर रीजन में वो भी देखा जाता है। मेल या फीमेल्स ही होंगे, लेकिन उसमें भी कितना परसेंटेज होता है देखा जाता है। जैसे कि 60% स्त्री और 40% नर, स्त्रियों का दर ज्यादा है और मर्दों का कम। ये आपका जन्मोत्तर, जननक्षम और जन्म पूर्व, यहाँ बढ़ती, स्थिर और घटती, यानी कि ये जो रीजन आपको दिखा रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे स्थिर है और वहां पे घट रहा है। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। तो यहाँ पर जितने भी आपकी पर्टिकुलर रीजन दिया जाता है उसमें कितनी समष्टि है वो भिन्न भिन्न आयु की होती हैं, वो वाले आपकी क्या बनाते हैं, व्यष्टियों से, जो आपकी पॉपुलेशन होती है या व्यष्टियां होती हैं उनसे मिलकर ये बनता है। यह आपका जन्म दर बताया गया है, ये समष्टि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पर आपका उत्तरवासन आ जाता है, अप्रवासन आ जाता है और इधर की तरफ आपका मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट आ जाता है। स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। पिरामिड का आकार समष्टि के स्थिति प्रतिबंधित करता है। इसमें क्या क्या आता है आपका, क्या यह बढ़ रहा है, स्थिर है या फिर घट रहा है, ये 3 प्रश्न इसमें देखे जाते हैं। समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि हम कैसे भी परिस्थितिक पराक्रम अन्वेषण करना चाहें, भले ही यह जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परिभक्षी का प्रभाव हो या पीड़कनाशी अनुप्रयुक्त करने का प्रभाव हो, हम इनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम भरतपुर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में साइबेरियाई सारस या किसी साल लाखों में हो सकती है। तो यहाँ पर आपको यही चीज बताई गई है, पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको एक ही चीज बताई गई है कि किसी भी एक रीजन में, क्षेत्रफल में जो पॉपुलेशन रहती है, किस प्रकार की पॉपुलेशन है, कितनी है, उसमें जो आपका परसेंटेज है, स्त्रियों का कितना है, मर्दों का कितना है, ये सारी चीजें उस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ तो दर्शाती ही है। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, अलग अलग प्रभावों की वजह से उनमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।